विराग साहब, आपने दोनों पक्ष सुने। अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक रेखा जी ने अपना जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बताई, अपना अनुभव बताया, एक कंज्यूमर लॉयर वकील के तौर पे निधि जी ने कोई सरकारी आंकड़े पेश किए। कानून का बनना अच्छा है, 2019 में नया कानून आया, लेकिन उतना ही जरूरी होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर मैं रेखा जी की बात सुनूं तो एक तो हो गई अवेयरनेस वाली बात, चलिए ठीक है, उस अवेयरनेस को कैसा बढ़ाया जाए वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन क्या जिस प्रोसेस में तेजी आनी चाहिए, जिस त्वरितता से काम होना चाहिए, जितना ये सुलभ होना चाहिए, जितनी आसानी से आप सामान खरीद लेते हैं उतनी आसानी से अगर वो शिकायत दर्ज हो और दर्ज होने के बाद उसका निपटान भी हो, क्या वो लेवल पर हम पहुंचे हैं? यानी अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज द की, लेकिन वहां पे कहां खड़े हैं? देखिए, अगर मैं विपिन जी बोलूं तो सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने प्रयास अच्छे किए हैं, कानून में बदलाव अच्छे हैं, लेकिन जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं तो मैं वहां पर, अगर मुझे आप नंबर देने के लिए बोलेंगे तो 100 में 0 नंबर दूंगा। और मैं उसको 5 चरणों में बताऊं कि आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। एक होता है कि सबसे पहले नियम बने, नियम के तहत आपके अधिकार बने, अधिकारों के बारे में जागरूकता हो, जागरूकता के बाद शिकायत का तंत्र हो और शिकायत के बाद समाधान की व्यवस्था बने। तो ये 5 एक स्टेप्स होते हैं। 2 बड़े स्टेप्स जो लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है डिजिटल वर्ल्ड, जिसके भीतर आप ऑनलाइन मान लीजिए, सोशल मीडिया मान लीजिए, ई कॉमर्स मान लीजिए, या कोई भी चीजें मान लीजिए। यहाँ पर शिकायत का जो तंत्र होना चाहिए पिछले 10 सालों से वो नहीं बना है, और उसको इस तरीके से देखा जाए कि आपकी कॉलोनी में कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन लगा दिए जाएं, लेकिन डस्टबिन के बाद वो कचरा बाहर जाकर के मलबे में डाल दिया जाए। तो हो सकता है कि शिकायत का तंत्र हो, लेकिन शिकायत जहां पर होती है उनको खुद भी नहीं पता कि इसका समाधान कैसे होना है। आज की खबर बताऊं आपको कि आज एक खबर है कि छोटे छोटे बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, लगभग 1 साल में, सिर्फ पिछले 2022 में वो 70 लाख मामले आपराधिक हुए उन बच्चों के साथ। छोटे बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पहले नंबर पर बच्चे तो गेम कैसे खेल रहे हैं, दूसरे नंबर पर उन अपराधों के बारे में कोई जागरूकता ही नहीं है कि ये अपराध हैं, क्या उनमें क्या FIR दर्ज होगी, क्या उसमें कंज्यूमर कोर्ट लोग जाएंगे, और वो सब डेटा चोरी के बेसिस पे सारे अपराध हो रहे हैं। तो जो ये नया अपराध का संगठित तंत्र बना है, उसमें हमारा कानून सिर्फ हलवाई, दूध बेचने वाले और छुटपुट लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर पाता है। और 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला कि जो ये कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आपको अपने अधिकार हासिल करने हैं, वो कंपनियां अधिकतर उसमें से भारत में नहीं है, या उनके खिलाफ बड़ी संगठित ताकत है और उस संगठित ताकत के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते। ये पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि अदालतों में मुकदमेबाजी की स्थिति है कि 5 करोड़ मुकदमे नॉर्मल कोर्ट में और जो सिविल, जो कंज्यूमर कोर्ट्स में इतनी पेंडेंसी है कि लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सारी चीजों से जो नया पूरा एक तंत्र बना है, उस तंत्र में जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के मामले, मैं समझता हूं कि उन पर अभी जिस लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो मल्टी जो बहुत सारे अंतर मंत्रालयों की भी दिक्कत है। किसी भी मसले में 6 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हो सकता है अपना काम बेहतर कर रही हो, लेकिन उनके पास पूरे पावर ही नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो फंडामेंटल जो कानूनी व्यवस्था बननी चाहिए वो जूरिस्प्रूडेंस ही नहीं बना है। इसलिए आधुनिक डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के मामले में बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, आपने इस पे खासतौर पे जो है वो जोर दिया कि जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां पर अभी चाहे नियम भले ही बन गए हों, लेकिन कैसे उनका निवारण करना है उसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं। रेखा जी, इसी 2019 के अधिनियम में 2020 में ई कॉमर्स को लेकर लंबी चौड़ी गाइडलाइन आई, वो, क्योंकि मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब जिस तरीके से इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग, या तमाम, आपको सिर्फ शॉपिंग ही ऑनलाइन नहीं, अब तो हर चीज आपको डॉक्टर को भी दिखाना है तो ऑनलाइन हो गया है, आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है तो उसमें भी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल आ गए, यानी कि जो पूरा व्यापार है वो ऑनलाइन हर रूप में चला गया। अब ऑनलाइन की दिक्कत यह है कि आप सिर्फ एक दूसरे साइट पे जुड़े, आप किसी से सीधे संपर्क में नहीं है, या फिर डिपेंड करते हैं उनकी फोन लाइन पर या उनके कस्टमर केयर पर। वहां कितनी आपकी सुनी जाती है वो किसी जगह ठीक है, किसी जगह नहीं है। तो क्या ये जो ई कॉमर्स वाला सेक्शन है वो उतना सशक्त हुआ है जो 2020 में उसमें नए नियम जोड़े गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे विराग जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ इसके ऊपर, क्योंकि 2019 में नया कानून बन गया, 2020 के अंदर ई कॉमर्स के लिए खास करके
विशेष तौर के ऊपर कानून रूल्स बनाए गए। और क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही, आपने खुद ही कहा कि जो ई कॉमर्स की जो दुनिया होती है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होती है, ठिकाना नहीं होता उस, आपको जो बेचने वाला है, जो आपका उसके अंदर जो सेलर है, उसका दफ्तर कहाँ पे है, उसका बिजनेस सेंटर कहाँ पे है, उसका गोडाउन कहाँ पर है। आपको कहीं पर भी उसको कांटेक्ट करने के लिए आपके पास उसका कोई पता ही नहीं होता, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि एक शून्य के अंदर चला जाता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होता है। और ई कॉमर्स के कानून खास करके बने, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे देश के अंदर जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, उनके लिए खास करके कानून बने कि भाई आपके पास एक ठिकाना तो होना चाहिए जहां पर कोई भी जो उपभोक्ता है वो चाहे तो आपसे जाके बात कर सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है। हो सकता है कि आमने सामने बैठ के अपनी जो शिकायत है उसका कोई सोल्यूशन भी निकाल पाए। परंतु ग्राउंड रियलिटी ये है अभी भी कि ये जो ई कॉमर्स है, एक शून्य के अंदर, मैं वापस उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, माफ करिए, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं रेखा जी कि आपके पास एक कंज्यूमर नंबर तो होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, लेकिन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उस लाइन पर आपको इतने वर्चुअल आंसर सुनाई देते हैं जो मशीन दे रही होती है, आपको कोई इंसान बात करने के लिए नहीं मिलता। जी जी, बार बार मशीन जो होती है वो अपना टेप रिकॉर्ड वो चलाती रहती है कि फॉर इसके लिए ये बटन दबाइए, उसके लिए वो बटन दबाइए। तो आखिर के अंदर जो एक आम व्यक्ति होता है वो थक जाता है और कहते हैं चलिए छोड़िए इसको, अगली बार इस सामान को नहीं खरीदेंगे। पर वो आखिर में देखें तो एक इस कानून का बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप किसी भी जो कमी अगर आपको किसी वस्तु या सेवाएं में आपको मिलती है, डेफिशिएंसी इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गांधी जी की जो एक सिद्धांत था कि कंज्यूमर इज किंग, और कंज्यूमर की वजह से ही व्यापार चलता है, तो वो जो फिलॉसफी है वो तो रियलिटी के अंदर अभी भी साकार नहीं हो पाई है। सकारात्मक तक से मुझे नहीं लगता है कि जितने भी हम कानून बना पाए, क्योंकि इसके अंदर जब तक आपकी कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी रूल्स बना लीजिए, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी किसी चीज का निवारण करने के लिए, तो ये जितने भी जो कानून है और जो ये नियम है, ये जो है शून्य में ही रह जाते हैं और आम व्यक्ति को उनका कोई भी तरीका का फायदा नहीं मिल पाता है। जी चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद दो अहम मुद्दे, एक तो जो मैम ने कहा कि अवेयरनेस के लेवल बहुत कम है, मालूम ही नहीं कि इतना सब कुछ नया हो गया, कैसे शिकायत करेंगे, क्या करेंगे, वो उनसे पूछ लेंगे कि चलिए जितना अवेलेबल है, जो जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए उन तक पहुंचने के तरीके क्या। और दूसरा विराग साहब जो एक बड़ा सवाल उठा रहे थे कि क्या एक अकेला कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय सारी चीजों से निपट लेगा, नहीं, उसको सहयोग चाहिए।